साजी के मूड में नजर आ रही है। अवाम से राय हासिल होने के बाद पार्टी आज हुकूमत साजी का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कई असेंबली हलकों में जनसभाएं की। इन जनसभाओं में पार्टी लीडरों ने कांग्रेस के इश्तराक से हुकूमत साजी के मामले पर अवाम की राय जानने की कोशिश की। सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां जहां मीटिंग्स हुई है वहां से लोगों ने बहुमत से ये राय दी है कि सरकार बनानी चाहिए। आज शाम तक, कल और शाम तक सैकड़ों मीटिंग्स और होनी है। जहां से अगर और अलग फैसला नहीं आया और बहुमत में अगर यही फैसला रहा जैसे इस सभा का है तो फिर सरकार बनाएंगे। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को तश्कील हुकूमत में ताउन देने का वादा किया है। साथ ही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के रूबरू ये भी वाज़ेह किया है कि उसकी हिमायत को गैर मशरूत न समझा जाए। सीनियर लीडर किरण वालिया का कहना है कि उनकी जमात केजरीवाल की हुकूमत नहीं गिराएगी, ताहम इसको मुस्तकिल भी नहीं समझा जाना चाहिए। एक टीवी मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए किरण वालिया ने कहा कि कांग्रेस के पास हिमायत पर नजरसानी का मुतबादिल हमेशा खुला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि आम आदमी पार्टी इक्तिदार की भूख में कांग्रेस से हाथ मिला रही है। स्वामी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को अपने किए वादों को मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहिए। किस बात पर इन्होंने एक आखिर तक ले जाने की फैसला की? सिर्फ मीडिया में रहने से ये पब्लिक की सेवा नहीं हो सकती है। मीडिया गुमराह हो सकती है थोड़े दिन के लिए, पर अब उनको असली पता लग गया। लोगों में बड़ा निराशा है कि ये सत्ता के भूख में इस प्रकार से कांग्रेस के सामने, जिनके खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए इतना बोला, उन्हीं के सामने साष्टांग दंडावत कर रहे हैं। मुस्लिम दानिश्वरों का ख्याल है कि आने वाले इंतखाबात में मुल्क का मुसलमान आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पर देख सकता है, बशर्ते कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम मसाइल के हल के लिए अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। दानिश्वरों ने इंतखाबात में दिन ब दिन कम होती मुस्लिम नुमाइंदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। कोई भी पार्टी, केजरीवाल की या कोई भी पार्टी मुल्क से भ्रष्टाचार या बदउनवानी, करप्शन खत्म करने का दावा करती है तो मुसलमान उसकी हिमायत यकीनन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ मुसलमानों के कुछ अपने भी मसाइल हैं। उनके तहफ़्फ़ुज़ का मसला, फसादात का मसला, बेजा गिरफ्तारी का मसला, सिक्योरिटी का मसला है। इसके अलावा उनकी अपनी शनाख्त का मसला है, पर्सनल लॉ का मसला है। इन सब पर भी केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। कम से कम अगर आप 25 नशिस्तें देते हैं, अगर मुसलमानों को 25 सीट देने का वादा करते हैं, तो महाराष्ट्र का मुसलमान बड़े पैमाने पर आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच सकता है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की आज मुंबई में रैली होने वाली है। मोदी की रैली में 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मुंबई पुलिस के मुताबिक मोदी की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी तरतीब दी गई है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अपने हामियों से खिताब करेंगे। मुल्क की दीगर रियासतों में रैलियों के बाद महाराष्ट्र में मोदी की ये पहली रैली है। मुंबई के मजाफाती इलाके बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होने वाली इस रैली को बीजेपी ने महागर्जना रैली का नाम दिया है। बीजेपी की महाराष्ट्र यूनिट मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर कोशिशों में लगी हुई है। मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी वर्कर्स गुज़िश्ता 1 माह से डोर टू डोर मुहिम में जुटे हुए हैं। रियासती बीजेपी यूनिट ने रैली में 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत का इम्कान जाहिर किया है। मोदी की इस रैली की खास बात यह है कि इसमें 10,000 चाय फरोशों को वीआईपी पास जारी किए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी ने अपने करियर की शुरुआत अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चाय फरोश के तौर पर की थी, इसलिए इस रैली में चाय फरोशों को नुमाया मकाम दिया जाएगा। महाराष्ट्र बीजेपी उमूर के इंचार्ज राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि मोदी की ये रैली तारीख साज होगी और कांग्रेस के लिए आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मुंबई शहर का ये कार्यक्रम, महाराष्ट्र का ये कार्यक्रम मुझे लगता है उस भव्यता को पार करेगा और जितने बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, प्रत्येक बूथ के सदस्य हो या फिर तमाम उत्साही लोग जो इस कार्यक्रम में, छात्र, नौजवान, मजदूर और सभी श्रेणी के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ये जो कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हुई है उसका अंतिम स्वरूप महाराष्ट्र में दिखेगा और आने वाले दिनों में जो हमारे लोकसभा 2014 के चुनाव की तैयारियां हैं उसकी पृष्ठभूमि से देखने को मिलता है।
दूसरी जानिब मोदी की रैली को फुल प्रूफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने बताया कि बीजेपी लीडर को 7 टायर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। न केवल जहां जिस स्थान पर रैली होने वाली है उसकी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है, बल्कि संपूर्ण मुंबई शहर की सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। जैसे मुंबई शहर शुरू होता है, नाकों से लेकर के रैली के ठिकाने तक सुरक्षा के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं, हम लोगों ने पहली बार जिसको हम कहते हैं 7 टायर्स, 7 स्तरों में 7 लेवल पर सिक्योरिटी की व्यवस्था की है। ट्रैफिक की व्यवस्था अलग है। मोदी की इस रैली से बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह, गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी और दीगर सीनियर लीडरान भी खिताब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल ने नरेंद्र मोदी की रैली को अहमियत देने से इनकार किया है। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि एक लीडर की मकबूलियत रैली में सरों की तादाद से नहीं लगाई जा सकती, बल्कि हासिल होने वाले वोटों से लगाई जाती है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करती है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और ये कोई संख्या की स्पर्धा नहीं होती है। हर पार्टी, चाहे कोलकाता में ब्रिगेड ग्राउंड पर रैली होती है तो ये कहते सबसे बड़ी है, पटना के गांधी मैदान में होती है वो बोलते सबसे बड़ी रैली है, पहले शिवाजी पार्क में होती थी वो सबसे बड़ी रैली है। हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी रैली करती है और उससे कोई फर्क नहीं होता। रैली से ज्यादा वोट मत पेटी में कितने जाते हैं वो महत्व का होता है। सिफारतकार दिव्यानी के तनाजे के बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की मुंबई रैली में शिरकत के लिए अमरीकी कौंसलेट को रवाना किए गए दावतनामे को वापस ले लिया है। बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी का कहना है कि हिंदुस्तानी सिफारतकार से बदसलूकी के बाद अमरीका के सिफारती अमले का खैर मकदम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यूएस एम्बेसी को जिसकी चर्चा की जा रही है, हमने पूरी तरह से इसे खारिज कर दिया है। यूएस एम्बेसी को ना तो कोई न्योता देने का सवाल अब पैदा होता है, ना ही उन्हें यहां स्वागत की गुंजाइश है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो दिव्यानी, जो इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है, जो व्यवहार हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी मंच पर और किसी कार्यक्रम में अमेरिकी दूतावास को यहां निमंत्रित देना, ये बिल्कुल अप्रासंगिक है और मेरा मानना है कि यह बिल्कुल अप्रासंगिक विषय है। हिंदुस्तान का कहना है कि अमेरिका को भी बाहमी रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के लिए एक अहम शिराकतदार है, ताहम वाशिंगटन को भी रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। सिफारतकार देवयानी के मामले पर हिंद अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात जारी हैं। हिंदुस्तान का मौक़िफ़ है कि रिश्तों को निभाना सिर्फ नई दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वाशिंगटन को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने कहा कि अमेरिका हिंदुस्तान के लिए एक अहम शिराकतदार है, ताहम वाशिंगटन को भी बाहमी रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। दिल्ली में फिक्की के इजलास के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि दिव्यानी के मामले पर अमेरिका से अभी मुज़ाकरात जारी हैं। हमारी पार्टनरशिप का रिश्ता है, हमारी आपस के संबंध बहुत मजबूत है। मैं ये मानता हूं कि दोनों देशों में लोग ये नहीं चाहेंगे कि एक घटना घट जाने के कारण इतना पुराना रिश्ता जो है वो कहीं से अस्थिर हो जाए। इसलिए हमारी जो वार्ता और हमारा संवाद जो चल रहा है उसको चलने दें। दूसरी जानिब अमेरिका ने भी दिव्यानी मामले पर मुज़ाकरात जारी रहने की बात कही है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मामले के हल के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों से निजी तौर पर मुज़ाकरात जारी हैं। इस दौरान सिफारतकार दिव्यानी के वालिद उत्तम खोबरागड़े साबिक IAS अफसर का कहना है कि दिव्यानी की साबिका घरेलू खादमा संगीता रिचर्ड्स CIA की एजेंट हो सकती है। उत्तम खोबरागड़े का कहना है कि दिव्यानी को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। दिव्यानी के वालिद ने वीजा फ्रॉड मामले में साजिश का इम्कान जाहिर किया। साबिक IAS अफसर का कहना है कि जब तक दिव्यानी के खिलाफ आयद इल्जामात से अमेरिका दस्तबरदारी इख्तियार नहीं करता, इंसाफ नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। दिव्यानी खोबरागड़े मामले में अमरीकी मीडिया ने मनमोहन सिंह हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि दिव्यानी मामले में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मज़हका खेज है। अमरीकी मीडिया ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो ऐसे सिफारतकार का साथ दे रहा है जिसने गलत काम किया है।
نیو یارک ٹائمز نے ہندوستان کے رد عمل کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اس معاملے پر اداریہ لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان دیویانی معاملے میں ضرورت سے زیادہ رد عمل دے رہا ہے، جو کہ ایک جمہوری حکومت کے شایان شان نہیں ہے۔ وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بہت جلد حاضر ہوں گے۔ مقابلے میں لکی، پپو اور چھٹکاؤ نے حصہ لیا۔ جہاں لکی نے چاک مٹی، پپو نے پی او پی، وہیں چھٹکاؤ نے جے کے وال پٹی کا بیس پینٹ کا استعمال کرتے ہوئے دیوار کو سب سے اسموتھ اور خوبصورت فنش دیا اور یہ پرتیوگتا جیت۔ وائٹ سیمنٹ والی جے کے وال پٹی از دا بیسٹ۔ سیلن سے بھی پپڑی کا کوئی چانس نہیں ہوتا، دیواریں بول اٹھیں گی۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں۔ بریک کے بعد ایٹی انڈیا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ بدعنوانی سب سے بڑا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی آج خون کے آنسو رو رہا ہے۔ فکی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے کہا کہ بدعنوانی کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کانگریس نائب صدر راہل گاندھی نے بدعنوان طاقتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ راہل کا کہنا ہے کہ بدعنوانی کی وجہ سے آج ملک کی ترقی متاثر ہو رہی ہے۔ دہلی میں فکی کے اجلاس میں بزنس لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے راہل نے بدعنوانی کو ملک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا۔ راہل نے کہا کہ بدعنوانی کے خاتمے کے لیے یو پی اے حکومت سنجیدہ ہے۔ کانگریس نائب صدر نے کہا کہ آر ٹی آئی اور لوکپال بل بدعنوانی کے خاتمے کے لیے ہی بنائے گئے ہیں۔ The biggest issue today is corruption. And corruption is bleeding our people dry. It is an unacceptable burden on the people of our nation. We must fight corruption with all our strength, all our determination. Recently, we have been able to ensure that convicted criminals are kept out of Parliament. راہل کا کہنا ہے کہ منمانی چلانے والے عناصر ملک کے لیے ایک سنگین مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے کچھ پروجیکٹس پر منمانی چلانے والی طاقتیں غالب ہیں، جس کی وجہ سے کام متاثر ہو رہا ہے۔ And we talk, the biggest problem in this country is absolute arbitrary power. And we do not provide rules and structures to manage people's expectations, to manage the environment. The environment minister or the chief minister of the state can take any decision he wants on anything. And that's, if we want to build a modern country, that's what we have to change. We have to start building rules and structures. Now, one can argue about whether those rules and structures are the precise rules and structures that one wants. That's a question of legislation. But the problem you actually face is complete arbitrary power at all levels of the system. That's the problem you're faced with. کانگریس نائب صدر نے افراط زر کی بڑھتی شرحوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ راہل نے کہا کہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے حکومت پورا زور لگا رہی ہے۔ بیورو رپورٹ، ای ٹی وی نیوز۔ بی جے پی نے آدرش گھوٹالے پر آئی جانچ رپورٹ پر راہل گاندھی کی خاموشی پر سوال اٹھائے ہیں۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ کرپشن کے خاتمے کی بات کرنے والے راہل اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ Rahul Gandhi should respond first. Why his own government in Maharashtra completely killed the Adarsh Commission of Inquiry, which has held 3 of his own chief ministers as guilty, one of whom is still Union Minister. Therefore, Rahul Gandhi keeps quiet, whether it is 2G, whether it is Colgate, whether it is Commonwealth Ghatala, or whether it is Adarsh scam, but only keeps on saying law was passed by us. The silence of Rahul Gandhi, along with Sonia Gandhi and Manmohan Singh, is responsible for all the scams of India.
बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर अरुण जेटली का कहना है कि हिंदुस्तान एक गैर सियासी फर्द को वजीर आजम की कुर्सी पर बैठाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिक्की के सालाना इजलास से खिताब करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान को एक फैसला साज वजीर आजम की जरूरत है। बीजेपी के सीनियर लीडर अरुण जेटली ने बिलरास तौर पर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को निशाना बनाया। जेटली का कहना है कि मुल्क को एक खुदकफील वजीर आजम की जरूरत है। दिल्ली में फिक्की के इजलास से सरकर्दा सनती लीडरों से खिताब करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि वजीर आजम को कभी इस बुनियाद पर नहीं तोला जा सकता है कि वो कितने सालों तक वजीर आजम के ओहदे पर रहे, बल्कि इस बुनियाद पर उनकी पैमाइश की जाती है कि मईशत को फरोग देने के लिए उन्होंने कितने मौसर इकदाम और फैसले किए। जेटली ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की फैसला साजी की कुव्वत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वजीर आजम की बात हुकूमत में हरफ आखिर होनी चाहिए। Prime Ministers must always have the last word in a government. Prime Ministers must be the natural leaders of the country, certainly of their own party and the government. Prime Ministers can never look helpless. Prime Ministers can never go back with a feeling that I am not being allowed to deliver. अरुण जेटली ने यूपीए और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई हुकूमत ये समझती है कि कुछ मारूफ स्कीमों का सहारा लेकर इलेक्शन जीता जा सकता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। अरुण जेटली ने हाल ही में असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को मिली जीत के पस मंजर में दावा किया कि वोटरों ने किसी एक खास तबके को लुभाने के लिए कुछ मंसूबों के लिए वोट नहीं दिया है, बल्कि मौसर हुक्मरानी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया है। One of the great messages that came out was that if you thought that you only have some schemes which you think are extremely popular and that alone will make you win elections, so all the slogans of the recent months had absolutely no impact as far as the electorate was concerned, because the electorate was looking at something much more, which is effective governance. अरुण जेटली ने यूपीए हुकूमत की सरमायाकारी की पॉलिसी पर भी सख्त तनकीद की। जेटली ने कहा कि मौजूदा सरमायाकारी की पॉलिसी से ब्रांड इंडिया को नुकसान पहुंच रहा है और मुल्क की सरमायाकारी की छवि खराब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं, तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जयंती नटराजन ने वजीर ममलिकत माहौलियात व जंगलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन कांग्रेस के तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी। मरकजी वजीर ममलिकत माहौलियात व जंगलात जयंती नटराजन के इस्तीफे को कांग्रेस की 2014 के लोकसभा इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। 59 साल नटराजन के पास वजीर माहौलियात और जंगलात का आजादाना चार्ज था। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नटराजन का इस्तीफा कबूल कर लिया है। जयंती नटराजन राज्यसभा की एक सीनियर मेंबर हैं और उनकी ये तीसरी मियाद है। जयंती का ताल्लुक तमिलनाडु से है और 2 साल कबल उन्हें काबीना में शामिल किया गया। 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद पार्टी अपने तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम करने के मूड में नजर आती है। बताया जाता है कि जयंती नटराजन के बाद दीगर मरकजी वुज़रा भी काबीना से मुस्ताफी हो सकते हैं। सियासी तज्ज़ियानिगारों का कहना है कि जयंती नटराजन तो शुरुआत है, मजीद कई मरकजी वुज़रा काबीना से इस्तीफा दे सकते हैं। मुझे लगता है जयंती नटराजन को जो आज सिर्फ एक ही रेजिग्नेशन आया है वो एक्सेप्ट हो गया है। आगे आने वाले दिन में कम से कम एक्सोडस ऐसे जैसे जो नदियां भर करके बाहर आती है ना जी, जो ऊपर सुनामी का तरह, कम से कम 5-6 मिनिस्टर्स रिजाइन करने वाले हैं। मुझे लगता है जयराम रमेश, आरपीएन सिंह, इवन सचिन पायलट, यंग मिनिस्टर्स, वो लोग को मनमोहन सिंह से विश्वास खो गया है। राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के सफाए के बाद नौजवान चेहरे को पार्टी की क़यादत सौंपने की बातें हो रही हैं। ऐसे में
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे पर सचिन पायलट का तकर्रुर किया जा सकता है। एआईसीसी में भी रद्दोबदल के कयास आराइयां चल रही हैं। बाज एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरियों की छुट्टी हो सकती है। जितेंद्र सिंह भंवर, जो कि राहुल गांधी के करीबी समझे जाते हैं, उन्हें एआईसीसी का ओहदा दिया जा सकता है। इसी तरह हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की कुर्सी अशोक तंवर को दी जा सकती है। अशोक तंवर इस वक्त एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी के सीनियर लीडर यशवंत सिन्हा ने आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव को बुझा हुआ कारतूस करार दिया। यशवंत सिन्हा का कहना है कि लालू प्रसाद का सियासी करियर खत्म हो चुका है, इसके बावजूद वो सिर्फ खबरों में रहने के लिए मोदी मुखालिफ बयान दे रहे हैं। लालू जी के बारे में हम कुछ नहीं, लालू जी छूटे हुए कारतूस हैं, छूटे हुए कारतूस हैं, वो खत्म हो गया उनका एक्सप्लोसिव जो कुछ था। तो इसलिए आजकल देश की राजनीति में क्या हो रहा, मैं आपसे बताऊं कि नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करके बहुत से लोग रेलिवेंट होना चाहते हैं देश की राजनीति में, तो हमारी अभी भी सार्थक भूमिका है। देखो, हम नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे हैं, तो लालू जी भी आज उसी कैटेगरी में है। इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून से तमाम पेड न्यूज को इंतखाबी जुर्म तस्लीम करने की सिफारिश की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीएस संपत का कहना है कि पेड न्यूज के चलन से इंतखाबी अमल को काफी नुकसान हो रहा है। संपत ने इंतखाबी इस्लाहात पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पेड न्यूज का असर उम्मीदवार और अवाम समेत हर किसी पर पड़ता है। सियासी जमातों के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज पर संपत ने कहा कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कुछ दिन कबल हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले इश्तहारात पर भी रोक लगनी चाहिए। ताहम उन्होंने कहा कि ऐसे इश्तहारात जो सेहत, गुर्बत और अवाम के मफाद से जुड़े हुए हैं, उन्हें इससे मुस्तस्ना रखना चाहिए। फिल्म अदाकार संजय दत्त पैरोल की मंजूरी के 2 हफ्ते बाद कल पुणे की अरोड़ा जेल से बाहर आए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीरन बोरावकर ने संजय दत्त की रिहाई की तस्दीक की है। वाज़ेह रहे कि संजय दत्त को 1993 के सिलसिलेवार धमाकों से जुड़े मामले में गैर कानूनी तरीके से असलाह रखने के जुर्म में अदालत 5 साल की सजा सुना चुकी है। 53 साला फिल्म अदाकार ने अपनी अहलिया मान्यता की खराबी सेहत की बिना पर पैरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दी थी। उत्तर प्रदेश के महकमे सेहत ने मुजफ्फरनगर और शामली जिलों के पनाहगुजी कैंपों में रहने वालों के लिए अलर्ट जारी किया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर एसके त्यागी ने कहा कि ठंड और बारिश की वजह से पनाहगुजी कैंपों में रहने वाले अफराद की सेहत मुतासिर हो सकती है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने मजीद कहा कि खासतौर पर छोटे बच्चों, ज़ईफ अफराद और ख्वातीन की सेहत को ज्यादा खतरा है। एसके त्यागी का कहना है कि ज़ईफ अफराद का निज़ाम तनफ्फुस मुतासिर हो सकता है। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। खबर मिस्र से है। मिस्र के माज़ूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ इल्जामात वज़ा किए गए हैं। सरकारी वकील के मुताबिक मोहम्मद मुर्सी हमास व हिज़्बुल्लाह के मेंबर समेत 132 अफराद को सन 2011 में हुस्नी मुबारक के खिलाफ बगावत के दौरान जेल तोड़ने और 3 पुलिस अफसरों को कत्ल करने के मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा। उधर इख्वानुल मुस्लिमीन ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। इस साल 3 जुलाई को मिस्र में फौजी बगावत के बाद इक़्तिदार से बेदखल हुए इख्वानुल मुस्लिमून के 62 साला सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ अब तीसरे दौर के इल्जामात वज़ा किए गए हैं। दिसंबर सन 2012 में सदारती महल पर अपोजिशन के एहतजाजियों को कत्ल करने के लिए उकसाने, जासूसी और दहशत गर्दाना हमलों के लिए गैर मुल्की ग्रुपों के साथ मुबैना साजिश के इल्जाम में मुर्सी पहले ही जेल में हैं। इस मरतबा उन्हें जेल तोड़ने और 3 पुलिस अफसरों का अगवा करके उन्हें कत्ल के इल्जाम का सामना है। मुर्सी के साथ दीगर 132 अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। जराये के मुताबिक इनमें हमास और हिजबुल्लाह के 70 मेंबर शामिल हैं। मुर्सी की बेदखली के बाद इख्वानुल मुस्लिमून के ज्यादातर मेंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो सभी जेल में कैद हैं। इख्वानुल मुस्लिमून अपने ऊपर लगे इल्जामात को झूठ बताकर उन्हें मुस्तरद कर रही है। जज हसन समीर ने एक तहरीरी बयान में मुर्सी और दीगर अफराद पर लगे इल्जामात को मुल्क के अब तक के सबसे संगीन दहशतगर्दाना इल्जामात करार दिया।
انہوں نے کہا کہ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف احتجاج کے دوران 25 جنوری کو ملزم مرسی اور ان کے ساتھیوں نے پولیس افسروں کا اغوا کیا اور انہیں غزہ پٹی میں بندی بنا کر رکھا۔ جج کے بیان کے مطابق مرسی اور دیگر افراد پر طاقتور ہتھیار رکھنے، جیل کے گودام سے جانور، پولٹری اور ہتھیار لوٹنے کا بھی الزام ہے۔ جج نے اپنے بیان میں اخوان المسلمون کو حماس اور حزب اللہ کے ساتھ مل کر جزیرہ نما سینائی میں غزہ کے شہریوں کو بسانے کے لیے دہشت گردانہ حملوں کا قصوروار قرار دیا۔ خیال رہے کہ مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے خلاف بغاوت کے دوران افراتفری کے 18 دنوں میں وادی النطرون جیل سے تقریباً 2000 قیدی فرار ہو گئے تھے، ان میں سے 13 کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ پاکستان کے سابق صدر اور فوج کے سابق سربراہ جنرل پرویز مشرف نے ان کے خلاف ملک سے غداری کرنے کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت کی تشکیل کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے۔ مشرف نے کہا کہ انہوں نے سن 2007 میں فوجی سربراہ کی حیثیت سے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور ان کے خلاف سویلین کورٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ مشرف کے وکیل محمد علی آصف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج داخل کرتے ہوئے کہا کہ سابق فوجی حکمراں کے خلاف سویلین کورٹ میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان میں کسی سابق فوجی حکمراں کو غداری کے معاملے میں مقدمے کا سامنا ہے۔ ETV انڈیا میں آج بس اتنا ہی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے ETV اردو کشمیر۔ آداب۔ ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو، نئی سوچ و فکر، منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ۔ دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ETV اردو پر۔ حیدرآباد کی طالبات کا شاندار تخلیقی مظاہرہ، یونیورسٹی کی سطح پر خود کو منوایا، خواتین کی حفاظت کے لیے بنایا انوکھا بریسلیٹ اور ناکارہ اشیاء سے بنایا خوبصورت لیمپ۔ دیکھیے خصوصی رپورٹ اتوار شام 6:30 بجے دکن نامے میں اور 7:30 بجے خاص بات میں۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام آداب۔ ETV اردو کشمیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پاکستان اپنے داخلی مسائل حل کرنے میں ناکام، تاہم سرحد پر کشیدگی پیدا کرنے میں پیش جموں میں آروگیہ میلے کے افتتاح کے دوران غلام نبی آزاد کی میڈیا سے بات چیت۔ میں نے نہیں چھوڑا ہے گاندربل اسمبلی حلقہ، مصطفیٰ کمال کو اس سلسلے میں بات کرنے کا نہیں ہے کوئی حق، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان۔ اور سجاد احمد کشلو ریاستی وزارتی کونسل میں دوبارہ شامل، جموں میں گورنر NN ووہرا نے دلایا حلف۔ مرکزی وزیر صحت غلام نبی آزاد نے پاکستان کی جانب سے فائر بندی کی مسلسل خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آزاد نے کہا کہ ہندوستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، لیکن پاکستان اسے ہندوستان کی کمزوری نہ سمجھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی خیر سگالی کا جواب پاکستان بھی اسی مثبت انداز میں دے۔ قسمت یہ ہے کہ ہماری کوشش، ہماری سرکار کی کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ جتنے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہوں ان کے ساتھ بہت اچھے سمبند ہوں، ان کے ساتھ بہت اچھے رشتے ہوں، اور ہمارے ملک نے، ہندوستان نے کبھی بھی کسی دوسرے ملک کی سرحد پر یا زمین پر کوئی
نظر نہیں رکھی ہے. اللہ نے ہم کو بہت زمین بھی دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت لوگ بھی دیے ہیں. ہمیں نہ کسی ملک کے لوگ چاہیے نہ کسی ملک کی زمین چاہیے. لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان ہمیشہ 1947